हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जेएससी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप सबके भारी डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो अभी हुआ है पेपर 21 दिसंबर के डेट में वाणिज्य का जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं आपके 6 विषयों के एग्जाम्स हो चुके हैं और जो भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उन सारे जीएस के पोर्शन को मैंने सॉल्व करा दिया है। पीडीएफ ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दिया है और सारी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। साथियों, आपने देखा कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी तक सॉल्व करा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इन एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो हमने सॉल्व कराया है आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी किस लेवल का है आप उसका आकलन कर सकते हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो कुछ भी मैं सप्ताह भर पढ़ाता हूं यानी 6 दिन जो पढ़ाता हूं उसका सारा कुछ पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है। चूंकि आप सबको जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस करता हूं, जिनको आप अगर नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है, ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए एक छोटी सी फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं जो भी सप्ताह भर पढ़ाता हूं सारी पीडीएफ तो भेज ही देता हूं, लेकिन संडे को टेस्ट होता है और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। आप उस ग्रुप में जुड़ करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई थी? देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन। तो भाई आप सबके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर, जिसको आप लोगों ने जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था उसमें आपने इसके आंसर को देखा है, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक माप यानी पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई, जिसे मसाहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसाहत। उसने विश्वा को भूमि माप की मानक इकाई घोषित किया। अलाउद्दीन का उद्देश्य बिचौलियों यानी जैसे जो चौधरी होते थे, मुकद्दम खुद के नाम से जो जाने जाते थे, तो उनकी धांधली को समाप्त करना था और राज्य की आय बढ़ाना था, और जिससे उपज का 50% हिस्सा जो है खराज यानी भू राजस्व के रूप में वसूलने का कड़ा नियम लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 50%। भाई एकदम कमर तोड़। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं? ध्यान से समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कई बार जो है अलग अलग तरीके से सॉल्व कराया। देखो यहाँ पर केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1 और 3, 4 है। तो यहाँ पर देखिए, समुद्र जल का स्तर बढ़ना, ठीक है, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैला, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, दिए गए कोड को आपको बताना है। तो इसमें भैया देखिए यहाँ पर है सब कुछ सही है। ठीक है, यानी ये आपका तीसरा ऑप्शन सही, एक ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ये चारों आपका सही है। हालांकि हम कई बार इस क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं आपको प्रीवियस ईयर। आप जानते हैं कि जो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया हुआ वहाँ से आपको आपके इन एग्जाम्स में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जीएससी अल्टीग्रेड का एग्जाम्स कराया जा रहा है उसमें 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और इस पेपर में जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें 20 से ज़्यादा 21-22 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। तो अभी देखते हैं, फिलहाल अभी सामने आएगा। आप देखिए, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है जिससे ध्रुवीय हिमनद पिघलते हैं और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है। तापमान में बदलाव के कारण उष्णकटिबंधीय बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया नए क्षेत्रों में फैलती हैं। इनके अलावा समुद्र के तापमान में वृद्धि और महासागरीय अम्लीकरण के कारण प्रवाल भित्तियों का भी रंग उड़ जाता है। ठीक है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो ये देखिए आ गया है कूट, और कूट के माध्यम से देखो 4 नाम दिए गए हैं। इन नामों के बाद इन कूट के माध्यम से आपको बताना है सही कालक्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन को आपने कई बार देखा है, मैंने अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। ठीक है, तो अभी तक 3 क्वेश्चन देखा और तीनों आप लोगों ने एग्जाम से पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका जो सही है वो है 3, 2, 1, 4। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर आता है राजा राम मोहन राय साहब का। ठीक है,
इनका जो जीवन काल समय है वो 1772 से 1833 ईस्वी, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। अब उसके बाद नंबर आता है देवेंद्र नाथ टैगोर साहब का। इनका समय हुआ है 1817 से 1905 के बीच में, ठीक है, इनका जीवन काल था, और इन्होंने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था। अब उसके बाद अगला नंबर आता है केशव चंद्र सेन साहब का, और इन्होंने जो है इनका जो जीवन काल था वो 1838 से 1884 के बीच रहा। ये बाद में जुड़े और 1886 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या नाम था? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अब सबसे लास्ट में नंबर आता है आदरणीय स्वामी विवेकानंद साहब का, जिनका जीवन काल 1863 से 1902 ईस्वी के बीच रहा। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस तरीके से आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन मिल गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक प्रक्रिया जिसमें भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं क्या कहलाती है? अवसाद, वाष्पीकरण, सीवन, निस्यंदन। तो भाई देखो, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा चुका है, यानी अभी तक सारे क्वेश्चंस आप जो देख रहे हैं सब हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा था उससे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा शुभ संकेत है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मैटर आपको मिल जाए, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उनकी जो PDFs है वो मिल जाए, और भी जो भी मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करा है सारा कुछ PDF मिल जाए, तो PDF ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब अगर हम बात करें, जब किसी द्रव मिश्रण में भारी और अघुलनशील ठोस कण जैसे रेत या मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के कारण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगर हम बात करें तो गंदे पानी को गिलास में स्थिर छोड़ने पर मिट्टी का नीचे जमना, अवसादन के बाद ऊपर के साफ पानी को बिना तलछट को हिलाए अलग करने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है, जो अक्सर इसके बाद की जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये भैया नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार इसको देखा है। देखिए यहाँ पर, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने सेलेक्टेड और चूजी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिले। निश्चित तौर पर बड़ी खुशी होती है इस बात को लेकर। देखिए यहाँ पर, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और दूसरा, यह कृषि के संबंध में RBI द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है 1 और 2 दोनों। जी हाँ, चूँकि जो भी मैंने देखा है इसके हिसाब से जो आंसर है इसका 1982 में इनकी स्थापना हुई, 100% श्योर है। और यहाँ पर RBI द्वारा पूर्व में किए गए जो समस्त कार्य जो कि कृषि से संबंध में होते थे वो किसको सौंप दिए गए? नाबार्ड को सौंप दिए गए थे, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसलिए पहला कथन सही है, ठीक है। इसकी स्थापना के साथ ही इसने जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के कृषि ऋण विभाग और ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। यह ग्रामीण भारत में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा कथन भी सही हो गया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी आपको मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? देखो भाई, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल गए। क्या है? शुक्र, बुध, शनि और मंगल। तो भैया ये बुधऊ सबसे छोटे हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह मरकरी यानी बुध है। इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। और वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ जो है प्लैनेट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से बुध ही सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा कर सबसे कम समय में जो है पूरी करता है, मात्र 88 दिन में, ठीक है। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन भैया, भारत का बजट 2025-26, ये भी क्वेश्चन देखो किस तिथि को प्रस्तुत किया गया। अब ये बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? 1 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 31 जनवरी 2025 किसको प्रस्तुत किया गया था? हम सब जानते हैं 1 फरवरी 2025। तो अभी तक 7 क्वेश्चन किया और सातों आप लोगों ने एग्जाम में मतलब एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के माध्यम से देखा था। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। भारत में केंद्रीय बजट अब हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
पहले या फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश होता था, लेकिन 2017 में सरकार ने औपनिवेशिक काल की इस परंपरा को बदल दिया। बजट को जल्दी पेश करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होने से पहले बजटीय आवंटन और वित्त विधेयक पारित हो जाए, ताकि विकास कार्यों में देरी ना हो। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भैया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो भैया देखो, यहाँ पर 4 विकल्प है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अनुच्छेद 344, 340, 349, 342। तो भैया सही विकल्प है 340। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत अब तक 2 महत्वपूर्ण आयोग गठित किए गए हैं। 1953 ईस्वी में काका कालेलकर आयोग और 1779 में बीपी मंडल आयोग, जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात की गई। अब आप जब दोनों आयोगों का नाम मैंने लिया तो निश्चित तौर पे आपको याद आ गया होगा कि इसका हमने जिक्र किया हुआ है पढ़ाते हुए क्वेश्चन। इसीलिए देखो, डिस्क्रिप्टिव जो बताया जाता है आपको, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन मिल गया। अभी तक 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये है आपका भैया सवाल, और इसका आपको बताना है मान। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा हमारे हिसाब से वो है पहला वाला 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको बताना है। ये देखो भैया, घास का मैदान भी मिल गया आपको, अवस्थिति भी। तो देखो, प्रियरीज, स्टपीज, बेल्ट, कंपास। तो यहाँ पर देखें, जो आपको सही विकल्प है, यहाँ पर कूट भी दिया हुआ है, मिलाना है। कैसे आप इसका जो है मिलान कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये पहला आंसर आपका सही है। ठीक है, तो पहले का पहला यानी प्रियरीज यूएसए में है, घास का मैदान है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेपीज, तो ये मध्य एशिया में है। और अगर हम बात करें सी यानी चौथा ऑप्शन, सी से चौथा ऑप्शन यहाँ बेल्ट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। जी हाँ, हम कई बार इसको देख चुके हैं। और उसके बाद डी का 2 हो जाएगा, यानी कंपास, जो ये कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो इस तरीके से आपको इसका जो है आंसर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर प्रियरीज या उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः यूएसए और कनाडा में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिन्हें रोटी यानी गेहूं का कटोरा या रोटी की कटोरी भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेपीज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? ये भैया यूरेशिया यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में विस्तृत शुष्क और वृक्षहीन घास के मैदान हैं। ठीक है, अगर जब बेल्ट की बात आती है तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंपास की, तो ये भैया ब्राज़ील के पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा अभी तक 10 में 9, यानी एक मैथ को छोड़ करके। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, आरबीसी का जीवन काल क्या है? देखो यहाँ पर तो 4 विकल्प 130, 110, 140, 120। भाई ये बताओ, सही विकल्प सही है 120। क्या है? 120। ध्यान समझिएगा मित्र, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जीवन काल पूरा होने के बाद ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना, जिनके लिए इनसे मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको क्वेश्चन मिल गया। देखो भैया अगला क्वेश्चन, अब देखो ये भी देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद, भारत का राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया देखो ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, 12 में से 11 क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटी देने वाला माना जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के रिट, जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस किए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आज जारी कर सकता है। ठीक है,
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी यह शक्ति प्राप्त है, लेकिन संविधान का संरक्षक मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, महिला खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो देखो खेल में हमने करंट अफेयर के दौरान इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था, द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रथम। भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है प्रथम। क्या है? पहला स्थान यानी भारत। ठीक है, वर्ष 2025 में भारत यानी नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप, ये अभी रिसेंट में 4 और 5 दिसंबर के डेट में खेलों पर जिक्र करते हुए इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर से संबंधित है, भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया था खो खो में। ठीक है, फाइनल मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने विरोधी टीम नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। इसी टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन खो खो खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और एशियाई खेलों ओलंपिक की दिशा में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर। कई बार देखो भाई, मैं क्वेश्चन को सॉल्व ये जब करा रहा था तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। 2-3 बार मैंने इसको करंट अफेयर के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व कराया था अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी चूँकि एक चीज़ का ये था कि ये महत्वपूर्ण यानी सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यों में से है, तो ये बन सकता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो इसमें आपको बताना भाई 7 मई को। कब? 7 मई को। और बहुत अच्छे से याद है, इसी दिन हमारे चाचा के लड़के की शादी थी। हम लोग बारात कर रहे थे, उधर चल रहा था भैया कि ये आधा पाकिस्तान जल गया, इस तरीके की न्यूज़ें चल रही थी। तो ये भी देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये अभियान जो है भाई 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और जो है पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर स्थित आतंकी ठिकानों के विरुद्ध किया गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव में हुए आतंकी हमले का प्रत्युत्तर था, जिसमें 9 प्रमुख आतंकी शिविरों को सटीक हमलों से नष्ट किया गया था। ठीक है, यह भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है और इसका नाम हमले में प्रभावित परिवारों के प्रति न्याय और सम्मान को समर्पित करता है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिसूचित है? ठीक है, किया गया था। तो ये भी देखो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ये भी कराया गया है भैया। तो यूं ही नहीं लोगों ने 20-22 क्वेश्चन सही किया है और थैंक यू बार बार बोल रहे थे कि सर सारे क्वेश्चन मिल गए। तो यहाँ पर देखो 2010, 2009, 2016, 2007, तो ये भैया आपका क्वेश्चन नंबर 20 सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित और अधिसूचित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति इससे 26 अगस्त 2009 को मिली थी। हालांकि यह पूरे भारत उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, लागू कर दिया गया था। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये भी देखो मिल गया। अब देखो जर्म प्लाज्म क्या है भैया? ये क्वेश्चन शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कराया कि नहीं कराया है। पादप हार्मोन, कीटनाशक, कवकनाशी, आनुवांशिक सामग्री। तो भाई देखें यहाँ पर सी है विकल्प आपका, हो सकता है फिलहाल मान के चलते कि क्वेश्चन हमने नहीं कराया है। जर्म प्लाज्म किसी भी पौधे या फसल की आनुवांशिक सामग्री है जो अगली पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करती है। ठीक है, यह बीज, जीन, ऊतक या पौधों के किसी अन्य भाग के रूप में हो सकता है। वैज्ञानिकों और पादप प्रजनकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग नई, उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किया जाता है। जर्म प्लाज्म का संरक्षण जीन बैंक में किया जाता है जब ताकि जीव विविधता बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। भाई देखो ये क्वेश्चन है, अब ये आप जानो। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हम बता दे रहे हैं 200 जो हमारे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV
यूं ही नहीं, लोग जो है मैंने देखा कि 5 बजे आपका पेपर खत्म हो रहा, 5:15 तक आपको हमें मैसेज मिल गया कि सर बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन आपके कराए हुए मिले। तो मतलब ये देख करके लग रहा है कि हाँ क्यों आपने ऐसा जो है रिप्लाई दिया या मैसेजेस किए। तो यहाँ पर देखें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो भाई इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका बी, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, ठीक है, SLV-3। तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV का इसका सफल परीक्षण या प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा में से किया गया था, जिसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। इस परियोजना के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इस सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया था जिनके पास अपनी स्वयं की प्रक्षेपण क्षमता थी, जिसके बाद ASLV, PSLV, GSLV जैसी उन्नत यान विकसित किए गए। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये आ गया आपका। यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? भाई देखो इसका जो सही विकल्प होगा वो है हमारे हिसाब से 125, ठीक है, 125%। आप देखिएगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा है व्यक्तिगत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो भाई प्रसार शिक्षा का मतलब होता है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। प्रसार शिक्षा मूल रूप से अनौपचारिक शिक्षा है। यह स्कूल या कॉलेज की चारदीवारी से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों और कृषकों को उनके खेत और घर पर नवीन तकनीकों और ज्ञान से परिचित कराना। इसके लिए इसमें जो है कोई निश्चित पाठ्यक्रम, परीक्षा या डिग्री नहीं होती, बल्कि यह करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग और समस्याओं के व्यवहारिक समाधान पर आधारित होती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा, जीवन स्तर, राष्ट्रीय आय, स्वास्थ्य। तो इसमें आपको बताना क्या सम्मिलित नहीं है। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 80, राष्ट्रीय आय, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होता है। पहले नंबर पर स्वास्थ्य, जो पोषण और बाल मृत्यु दर होती है। दूसरा शिक्षा, स्कूली वर्ष और उपस्थिति। और तीसरा होता है जीवन स्तर, बिजली, पानी, स्वच्छता, आवास, इससे संबंधित होता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय आय जो है या प्रति व्यक्ति आय को सीधे तौर पर एक आयाम के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि MPI का उद्देश्य केवल आय आधारित गरीबी को नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता से वंचितों को मापना है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, भारत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भैया ये भी कोई क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, आपने बहुत बार किया होगा, कराया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को जो है संविधान सभा का सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने संविधान के निर्माण कार्य के पूरा होने तक इस पद को संभाला और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, जब बर्फ पानी में बदलती है तब उष्मा निकलती है, तापमान जो है घटता है, उष्मा अवशोषित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है C, उष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। जब बर्फ यानी ठोस अवस्था से पानी में बदलती है तो इसे गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। इस प्रक्रिया के दौरान बर्फ परिवेश में से उष्मा अवशोषित करती है। मज़े की बात यह है कि इस दौरान तापमान बढ़ता नहीं है बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। अवशोषित की गई यह उष्मा बर्फ के अणुओं के बीच बंधन को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इस उष्मा को गलन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। देखो भाई इसको कितनी बार देखा है हम लोगों ने। कृषकों को शिक्षित करना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करना, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
भाई देखो हम सब जानते हैं क्या, सी विकल्प, ठीक है, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने इसकी सिफारिश की थी। इसका लक्ष्य सत्ता और विकास की जिम्मेदारी को केवल केंद्र या राज्य स्तर पर सीमित न रखकर उसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना था, ताकि आम लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और विकास कार्यों में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किया? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और उड़ीसा। तो भैया इसका आंसर है क्या, महाराष्ट्र। जो मैंने ढूंढा उसके हिसाब से महाराष्ट्र है, अब आयोग क्या मानता है, लेकिन 99.99% यही आपका आंसर सही है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 21 अप्रैल 2025 को पुणे में इस योजना का शुरुआत किया, आधिकारिक उद्घाटन किया, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं, विशेषकर विधवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सुरक्षित स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। वित्तीय सहायता योजना के तहत कुल 10,000 ई रिक्शा वितरित करने का लक्ष्य है, जिसमें केंद्र सरकार 25,000 और राज्य सरकार 75,000 की सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी जीवनी विलियम्स वेंडरवर्स ने लिखी? तो ये भैया किसी ने नहीं सवाल किया होगा, उम्मीद है, बाकी अब फिलहाल तो हमने नहीं किया था। देखिए, ए ओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, सर वैलेंटाइन चिरोल। तो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ए ओ ह्यूम, ठीक है। विलियम वेंडरवर्स एक ब्रिटिश सिविल सेवक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम को की जीवनी लिखी और वेंडरवर्स स्वयं भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन्होंने 1889 और 1910 में 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ह्यूम की यह जीवनी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के शुरुआती दिनों और कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब देखो ये भी क्वेश्चन कराया गया, गुरु शिखर, महाबलेश्वर, अनामुड़ी, डोडा बेटा। तो भैया देखो ये भी क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। यहाँ पर अनामुड़ी या अनाईमुड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 2,695 मीटर, यह केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। अन्नामुड़ी का शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। अनाईमुड़ी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी मिल गया भैया। अभी तक हम लोग लगभग 21 क्वेश्चन देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर मृदा के पीएच मान का मापन इंगित करता है सक्रिय अम्लता, अवशिष्ट अम्लता, साल्ट रिप्लेट अम्लता, कुल अम्लता। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो है भैया आपका ये सक्रिय अम्लता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें तो मृदा का जो पीएच मान जब पानी के साथ घोल बनाकर मापा जाता है तो यह मृदा की सक्रिय अम्लता को दर्शाता है। सक्रिय अम्लता का अर्थ है मृदा के घोल में मौजूद हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यह वही अम्लता है जो पौधों की जड़ों के सीधे संपर्क में आती है। इसके विपरीत विनिमयशील या अपशिष्ट अम्लता पर वह होती है जो मृदा के कणों पर चिपकी रहती है और साधारण पीएच मीटर से सीधे नहीं नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का सही कालक्रम आपको बताना है। देखो भैया ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली में हमने कराया था। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है कूट में वो है आपका बी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, जहांदार शाह। क्या आ जाएगा, जहांदार शाह, जो कि जिनका जो है 1712 से 1713 के बीच, और ये बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर देखें उसके बाद फर्रुखसियार का नंबर आ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर 1713 1719 सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा था। रफ़ी उद दरजात जो कि 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार के बाद बहुत कम समय के लिए शासन किया। उसके बाद नंबर आता है भैया यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला का, जो है 1719 से 1748 ईस्वी में। इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ। तो इस तरीके से ये कालक्रम हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन भैया देखिए, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान,
देखो यहाँ पर झांसी, भोपाल, कोच्चि, प्रतापगढ़। तो ये भैया आपको बताया गया है और कई बार बताया गया है, कोच्चि। ठीक है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि केरल में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई। ठीक है, इसका मुख्य कार्य समुद्री जो मछली पालन, स्टॉक का आकलन और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जो है शोध करना, ताकि भारत में मत्स्य उत्पादन को टिकाऊ तरीके से बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से आप लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा और 30 में लगभग 23 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक आप लोगों को यहाँ पर परिणाम देखने को मिला, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के PIQ सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अगर आप उन ग्रुप में ना जुड़े हों तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, PDF ले लीजिए, आप उसको पढ़ डालिए। ठीक है, नियमित तौर पर वीडियो देखिए, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ना किया हो, ये सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।